नमस्ते दोस्तों। मेरे कई साथियों और ग्राहकों के लगातार सवाल आ रहे थे कि वास्तु के बारे में बताएं, क्योंकि वास्तु के बारे में कई मिथ्या धारणाएं हैं। कई लोग वास्तु के कारण कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। उनका बेसिक बिंदु ये रहता है कि ईस्ट फेसिंग है नहीं है, मंदिर आसपास है या नहीं है, साउथ का टी का, इस तरह कई मिथ्या धारणाएं हैं। तो सबसे पहले बताऊंगा कि मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, कोई कल्पना वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। मेरा 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है। मेरा किसी समय शौक था ज्योतिष और वास्तु का, तो मैंने वास्तु के पीछे के वैज्ञानिक कारणों को पता लगाने के लिए काफ़ी समय से खोज कर रहा था, सवाल पूछता था हर अनुभवी से। आर्किटेक्चर की नॉलेज पढ़ी, साइंस पढ़ा, फिजिक्स की नॉलेज की। उसके बाद मैं कई रिसर्च करने के बाद, कई किताबें पढ़ने के बाद, कई अनुभवी लोगों से मिलने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि वास्तु की एक रेलेवेंस है, महत्वता है, महत्वपूर्ण है। पर वो वास्तु नहीं जो ट्रेडिशनल बताया गया है, जो परंपरागत रूप से हमें बताया गया है। वास्तु के दो पहलू हैं, एक है परंपरागत पहलू और एक है मॉडर्न पहलू। क्योंकि वास्तु लगभग 3-3.5 साल पहले लिखा गया था, और वास्तु की जो सबसे प्रमाणित किताब मानी जाती है, पुस्तक मानी जाती है, उसको कहते हैं वास्तु संहिता। उस किताब का असली नाम था वास्तु शिल्प संहिता। वो असल में लिखी गई थी मंदिरों, महलों, किलों के लिए, क्योंकि लगभग 3-3.5 साल पहले वहाँ न सड़कें होती थी, न सीवरेज लाइन होती थी, न इलेक्ट्रिसिटी होती थी, न इस तरह प्लॉटिंग होती थी, न आरसीसी कंस्ट्रक्शन होता था, न इस तरह आर्किटेक्ट ऑटोकैड्स वगैरह होती थी। उस टाइम जो वास्तु के नियम बने थे वो बने थे मंदिरों, महलों, किलों के लिए। हजारों सालों से जमीन के लिए राजा महाराजाओं की लड़ाई होती रहती है। हर कोई यही सोचता है जितनी ज़्यादा जमीन उतना ज़्यादा पावरफुल आदमी, उतना ज़्यादा भविष्य अच्छा। तो लोग लड़ते रहते थे। तो राजा महाराजा अपनी सुरक्षा के लिए किले बनाते थे। उस किले की आमतौर पर मोटाई 10 फीट होती थी, ऊंचाई 100 फीट होती थी। तो ऐसी जगह पे वेंटिलेशन की बड़ी दिक्कत आती थी। तो उस वेंटिलेशन से कैसे समस्या समाधान किया जाए, क्योंकि उस टाइम सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए थी, सूरज की रोशनी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो इन चीज़ों को उपलब्ध करने के लिए, इन चीज़ों को लेने के लिए प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो मकान, किले और मंदिर इस तरह बनाते थे कि आपके जहाँ भी रहे आपको प्राकृतिक रोशनी मिलती रहे, सूरज की रोशनी मिलती रहे। अब पहले के समय में लोग विज्ञान को नहीं मानते थे, ज़्यादा विज्ञान प्रचलित नहीं था। तो हर चीज़ को धर्म के साथ जोड़ के बताई गई ताकि आम आदमी को फ़ायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं ईस्ट फेसिंग मकान होना चाहिए। या वो ईस्ट फेसिंग क्यों होना चाहिए? जब किला बनाते थे तो किले की चारों तरफ से बंद रखते थे। वो चारों तरफ से सुरक्षा के कारण एक ही दरवाज़ा बनाते थे। अब उनके मन में सवाल था कि ये दरवाज़ा कहाँ बना है। तो पुराने टाइम जो ऋषि मुनि थे, जो मनीषी थे, उन्होंने स्टडी किया कि जो हमारे घर में या हमारे किले में जो सूरज की रोशनी आती है वो सुबह के टाइम ज़्यादा आती है, क्योंकि सूरज पूरब से उगता है और सुबह 6 से 8 के बीच में हीट कम होती है। और वही सूरज 10 बजे बाद गर्मी देने लगता है, उसमें रोशनी भी ज़्यादा होती है, गर्मी भी ज़्यादा होती है। आज डॉक्टर बोलते हैं सूरज की रोशनी लेनी चाहिए ताकि विटामिन डी मिले। ये उस समय पहले हमारे ऋषि मुनियों को मालूम पड़ गया था कि सूर्य शक्ति बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, और विटामिन डी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो लोगों को ये मिलता रहे। लेकिन दिन को, क्योंकि सूरज की रोशनी तेज लगती थी तो अल्ट्रावायलेट किरणें होती थी, जैसे स्किन डैमेज होती थी। तो आम लोगों को ये बताया जाता था दक्षिण बंद रखो। अब उस समय क्या बताया लोगों को कि अल्ट्रावायलेट क्या होता है, विटामिन डी क्या होता है, क्योंकि साइंस इस तरह की स्टडीज अवेलेबल नहीं थी। पर ये तो मालूम था कि पूरब की रोशनी अच्छी होती है। और डॉक्टर क्यों बोलते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए? अगर फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है तो हम रात को भी कर सकते हैं, दिन को भी कर सकते हैं। डॉक्टर इसलिए बोलते हैं मॉर्निंग वॉक करो ताकि सुबह फिजिकल एक्टिविटी प्लस मॉर्निंग सनलाइट, विटामिन डी मिल सके, तो ड्यूल एडवांटेज हो सके। तो ये चीज़ बताने के लिए लोगों को कहा गया कि पूरब शुभ होता है। पूरब शुभ नहीं होता है, वैज्ञानिक रूप से बहुत फायदेमंद होता है। अब पहले लोग, आज भी मतलब कई लोग हैं जो पुरानी बातों को मानते हैं। ये तो वैसे ही हो गया कि आज भी अगर आपके पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है तो उसके बाद भी आप कबूतर से चिट्ठियाँ भेज रहे हो। आज भी अगर आपका कार है तो आज भी टांगे में घूम रहे हो। आज भी अगर आपके पास बढ़िया जीन्स है तो आज भी धोती पहन रहे हो। तो देखिए, समय काल परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती है। और रही बात वास्तु का, अधिकतर पालन हुआ है साउथ इंडिया में। लेकिन आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में ये वास्तु के नियम काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया गर्मी ज़्यादा पड़ती है, नॉर्थ इंडिया में नहीं पड़ती। अमेरिका, यूरोप में जाओगे वहाँ पे मकान क्या कहते हैं कि सन फेसिंग होना चाहिए। वास्तु इस क्यों सन फेसिंग? क्योंकि वहाँ पे बर्फ पड़ती है, सर्दी पड़ती है, तो सूरज की रोशनी साउथ से ज़्यादा आती है, तो वहाँ साउथ को प्रेफर किया जाता है। और भी कई नियम थे, जैसे कि टी पॉइंट के लिए कहते हैं या मंदिर पास में नहीं होना चाहिए। उसके पीछे भी एक वैज्ञानिक अवधारणा है। जैसे कि मंदिर कहते हैं मंदिर की छाया नहीं बननी चाहिए। दरअसल उद्देश्य ये था, पहले के समय मंदिर में लोग जादू टोना टोना करते रहते थे। तो
आम आदमी को बता देते कि यार मंदिर से दूर रहो ताकि कहीं बुरी छाया ना पड़ जाए, कोई आत्मा ना पीछे पड़ जाए। जबकि उसके पीछे वैज्ञानिक वजह होता है कि मंदिर के आसपास शोर शराबा होता है, भजन कीर्तन बहुत होते हैं, तो इसलिए कहते हैं अवॉइड करो इस चीज़ को। आज भी कई लोग मंदिर का रेसिडेंट नहीं लेते हैं क्योंकि शोर शराबा होता है, सही बात है, लेकिन कई लोग जैन मंदिर के पास भी नहीं लेते जबकि वहाँ शोर शराबा नहीं होता। तो लोगों को ये सोचना चाहिए। दूसरी बात, फ्लैटों में भी लोग वास्तु को देखते हैं कि पूर्व में दरवाजा होना चाहिए। अरे भाई, पूर्व में अगर कॉरिडोर होगा तो रोशनी कहाँ से आएगी? तो वास्तु का नियम ही पालन नहीं करेगा। वास्तु फ्लैट में तो ऐसा होगा उत्तर पूर्व खुला होना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रॉपर रोशनी आ सके। तो जो अच्छा फ्लैट उस टाइम थे ही नहीं जब वास्तु लिखा गया था, तो उस नियम कैसे लिख सकते हैं? तो कई लोग आम आदमी के अज्ञानता का फायदा उठा के अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने नियम बनाते हैं। वास्तु पूरा वैज्ञानिक है। आपको कभी भी लगे किसी भी वास्तु के प्रिंसिपल पे क्या वैज्ञानिक कारण है, मुझसे पूछिए, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ बताने के लिए। मुझे बड़ी खुशी होगी। और अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर वास्तु हो तो ये मान के चलिए कम से कम आपको 400 से 500 गज का प्लॉट चाहिए और 60 फीट की रोड पे चाहिए ईस्ट फेसिंग। और अजमेर जैसे शहर में 2 से 3 करोड़ रुपए हो तब जाके पहुंच एरिया में आप ये वास्तु पालन कर सकते हो। और रही बात, वास्तु 100% तो कर ही नहीं सकते। आप मुझे एक चीज़ बताइए, कोई भी 100 साल पुरानी कॉलोनी, अगर अजमेर का एग्जाम्पल दें, जयपुर का एग्जाम्पल दें, जो भी 100 साल पुरानी कॉलोनी और एरिया देखिए, वहाँ मुझे बताइए कौन से प्लॉट चौकोर होते थे, वहाँ कौन सी सड़कें चौड़ी होती थी? नहीं होती थी। तो जब 100 साल पहले ही लोग पॉसिबल नहीं था तो आज कैसे पॉसिबल होगा? तो प्लीज़ वास्तु को समझिए, वास्तु विज्ञान समझिए और कोशिश कीजिए इसके समझने की, ताकि आप उसका सही में फ़ायदा उठा सके। और वास्तु को फॉलो करना सही में फ़ायदा होता है। मैं 2 लाइन में कहूँगा वास्तु क्या है। जिस घर में या जिस वर्क प्लेस में या जिस स्थान पे प्राकृतिक हवा आ रही है, प्राकृतिक रोशनी आ रही है, आसपास कोई गंदगी नहीं है, साफ सफाई है, वो वास्तु अच्छा है। फिर चाहे कोई भी दिशा हो, कोशिश कीजिए पूर्व या दक्षिण खुला हो ताकि आपको प्रॉपर आती रहे। उत्तर खुला हो तो हवा आती है, पूर्व और दक्षिण से रोशनी आती है। पश्चिम से ऑफकोर्स नहीं आती है, लेकिन आप कभी मेरे ऑफिस में देखिए, मैंने वास्तु से उलट काम किया है, मैंने वैज्ञानिक वास्तु फॉलो किया। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरा छोटा सा वीडियो आपके लिए काम का आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।